प्रिय छात्रों, प्रौढ़ मनोरमा के प्रसंग में अभी तक संज्ञा प्रकरण में मुखनासिका वचनो अनुनासिक है, इस सूत्र पर्यंत हमने पढ़ा। अब इसके आगे पाठ्य बिंदु में अपना सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो प्रौढ़ मनोरमा के आधार पर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का अर्थ और उसमें जो विशेष बातें कही गई है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो सूत्र है ये सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्ण संज्ञा करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि व्याकरण में जो वर्ण का उपदेश किया गया है उसमें अकार, इकार, उकार इत्यादि एक एक वर्ण पढ़े गए हैं, लेकिन प्रयोग में अ के अतिरिक्त हम आ भी पढ़ते हैं, ई के अतिरिक्त दीर्घ ई भी पढ़ते हैं। इसी तरह से सभी वर्णों के अलग अलग भेद होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में यदि पठित जो वर्ण है वही यदि हमारे पास वर्ण हो तो तदतिरिक्त जिसका प्रयोग होता है उसका वर्णत्वेन बोध नहीं होगा। तो इसीलिए माहेश्वर सूत्र में वर्ण के उपदेश करने के बाद उस अच के भेद के बारे में बताया कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि करके अच के भेद होते हैं और वो भेद आप सामान्य रूप से पढ़े हो। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिन वर्णों के अलग अलग होने पर भी उन वर्णों को मान करके काम कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपस में एक वर्ण के समान दूसरे वर्ण को भी लेकर के काम किया जाता है। ये कैसे अर्थबोध हो? तो एक वर्ण से दूसरे वर्ण का ग्रहण करने के लिए पहले उन सभी वर्णों को समान श्रेणी में रखा जाता है और एक साथ एक वर्ण के ग्रहण करने से उसके सभी वर्णों का ग्रहण होता है। तो सवर्ण का ग्रहण कराने वाला तो सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय यह सूत्र सवर्णी वर्णों का एक वर्ण से ग्रहण कराएगा। तो ग्रहण सवर्ण का ग्राहक सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। लेकिन उससे पहले सवर्ण के ग्रहण कराने के लिए सवर्ण क्या है व्याकरण में ये जानना जरूरी है। तो व्याकरण में कौन से वर्ण आपस में सवर्णी होंगे, कौन वर्ण समान वर्ण कहलाएगा, समान वर्ण कहलाने के लिए क्या समानता होनी चाहिए, इन सारी बातों को बताने के लिए ये सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इस सूत्र में वृत्ति में लिखता है ताल्वाद स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों चीज जिन वर्णों का जिन वर्णों के साथ में मिलता है उसकी सवर्ण संज्ञा होती है।
तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का जो ये अर्थ किया गया है, ये अर्थ कैसे हुआ, इसकी व्याख्या प्रौढ़ मनोरमा में करते हैं। तो इस सूत्र में देखते हैं कि दो पद है। एक तो पद है तुल्यास्य प्रयत्नम, जो उद्देश्यवाचक पद है। तुल्यास्य प्रयत्न को उद्देश्य करके सवर्ण का विधान किया जा रहा है। सवर्ण का विधेय वाचक पद है ये सवर्ण, तो इसीलिए द्वितीय पद इसमें क्या है, सवर्णम, जो विधेय पद है, और तुल्यास्य प्रयत्नम ये उद्देश्य पद है। तो सवर्णम किम भवति, तुल्यास्य प्रयत्नम भवति। अब ये जो तुल्यास्य प्रयत्न है, इसका अर्थ हमको करना है। तो इसमें आस्य प्रयत्न ये दो चीज है। तो आस्य प्रयत्न को एक साथ करने के लिए हम विग्रह करते हैं आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ। और चूंकि दोनों को हमें तुल्य बताना है, इसीलिए तुल्य शब्द को भी हम आस्य के सापेक्ष नपुंसकलिंग और प्रयत्न शब्द के सापेक्ष पुल्लिंग तुल्य शब्द का समास करते हैं। तो तुल्यम च तुल्यश्च इति तुल्यौ। अब यहाँ तुल्यौ जो है समानवाचक पद है, इसीलिए नपुंसक नपुंसके नैकवचस्यान्यतरस्याम इसमें। और दूसरी चीज ये है कि नपुंसक और अनपुंसक होने पर जो अनपुंसक है प्रयत्न पुल्लिंग का वाचक, वह शेष रह जाता है, और उसमें हम शिष्य जो पदार्थ है जो उसका भी बोध कर लेते हैं। जो तो एक तुल्य इसमें है जो आस्य का वाचक है, एक तुल्य जो है प्रयत्न का वाचक है। तो तुल्यम च तुल्यश्च इति तुल्यौ और आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, ये विग्रह करके पहले तुल्यौ और आस्य प्रयत्नौ बना लेते हैं। फिर बहुव्रीहि समास करके तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, तुल्य है आस्य प्रयत्न जिसका, अर्थात जिसका पद से अन्य पदार्थ लेंगे हम वर्ण समूह। तो तुल्य है आस्य प्रयत्न जिस वर्ण समूह का, उसका नाम है तुल्यास्य प्रयत्नम। उस अर्थ को बताने के लिए शब्द आया तुल्यास्य प्रयत्नम। और ये जो तुल्यास्य प्रयत्न है, इसकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो अब यहाँ आस्य जो पद है, इसका अर्थ क्या है? तो यद्यपि आस्य शब्द का अर्थ होता है मुख, आस्यम मुखम। कथम? तो आस्यन्ते अन्नादिकं प्राप्य द्रवीभवन्ति इत्यर्थे। माने आस्यन्ते अन्नादिकं प्राप्य, अन्न आदि के जाने के बाद जहाँ पर में उसका अन्न का द्रवीभाव होता है, ऐसा जो स्थान है उसको मुख कहते हैं। इस अर्थ में अन्येभ्यो दृश्यते इस वार्तिक के द्वारा क प्रत्यय करके और दूसरा विग्रह वर्तमान प्रसंग को लेकर के अस्यन्ति प्रकाशन्ते वर्णाः अनेन, जिसके द्वारा वर्ण को का प्रकाश होता है, वर्ण प्रकाशित होता है। अथवा अस्यते ग्रासो अस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में असुक्षेपणे इत्यादि धातु से रिहलोर ण्यत सूत्र से ण्यत प्रत्यय करने पर, अथवा करणे या अधिकरणे ल्युट प्रत्यय करने पर आस्य शब्द प्रयोग बनता है।
तो इस तरह से आस्यम शब्द जो है यहाँ मुख का वाचक है, लेकिन यदि इस तरह से आस्य पद का अर्थ केवल मुख हम लेंगे तो सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होगा। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मुख किसे कहते हैं, तो ओष्ठात् प्रवृत्ति काकल पर्यंतम स्थानम मुखम, होठ से लेकर के गले के अंदर में जो मांस लटका हुआ है जिसे काकल कहते हैं, वहाँ तक का जो स्थान है उसे मुख कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी वर्ण का उच्चारण इसी स्थान से होता है। तो सभी वर्ण के समान उच्चारण स्थान हो जाने के कारण सभी के उच्चारण स्थान तुल्य हो जाएंगे, अतः उसका प्रयोग करना, ग्रहण करना व्यर्थ होगा। इसीलिए ये जो मुख वाचक पद है आस्य पद, इस मुखवाचक आस्य पद का यहाँ अर्थ तालवाद स्थान परक लिया जाता है। तो आस्यम मुखवाचकम यत् पदम वर्तते तच्च पदम तालवाद स्थान परकम वर्तते। वो तालु आदि स्थान का परक यहाँ लिया जाता है, विवक्षित है। इसीलिए आस्य पद का अर्थ होगा तालवादि स्थान। तो आस्य में होने वाले जितने भी तालु आदि उच्चारण स्थान हैं, वो उच्चारण स्थान जिसके समान एक हों जिन वर्णों का, एक तो ये अर्थ आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि आप इस अर्थ को जो करते हैं कि तालवाद स्थान परक है, ये अर्थ कैसे करते हैं, इस अर्थ का बोध कैसे होगा। तो इस बात में मनोरमाकार कहते हैं कि यहाँ जो आस्य है, इस आस्य शब्द से, मुख का वाचक आस्य शब्द से आस्य भवम, आस्य में होने वाला, इस अर्थ में यहाँ हम शरीरावयवाद यत, इस सूत्र से आस्य शब्द से यत प्रत्यय करते हैं। तो आस्य प्रत्यय शब्द जो मुख का वाचक है, उससे मुख में होने वाला, इस अर्थ में हम यत प्रत्यय करेंगे। यत प्रत्यय का शेष होगा य, फिर आस्य य, भसंज्ञा अकार का लोप हो जाएगा पूर्व यकार के अकार का, और ऐसी स्थिति में हलो यमाम यमी लोप सूत्र से पूर्व यकार का लोप हो जाएगा। तो प्रत्यय वाला जो य है, यत प्रत्यय वाला, वो शेष रह जाएगा, और प्रत्यय जिस अर्थ में होगा वो अर्थ अब बोध होगा। इसीलिए आस्य भवम, इस अर्थ में प्रयुक्त अब यह आस्य पद जो है, इसका अर्थ हो जाएगा तालवादि स्थान परम। इसीलिए इस बात को ध्यान में रख कर के कहते हैं कि यहाँ आस्य शब्द तालवाद स्थान परक अर्थ में विवक्षित है। वो अर्थ कैसे आएगा, तो मुख का वाचक जो आस्य है, उस आस्य शब्द से आस्य भवम आस्यम ये प्रयोग बनता है। शरीरावयवात यत प्रत्यय करके य शेष जो प्रत्यय वाला रहता है, उससे अर्थ हो गया मुंह में होने वाला। और मुंह में क्या है उच्चारण स्थान होने वाला, तो तालवाद स्थान। इसीलिए यह मुख शब्द से तालवाद स्थान लिया जाता है। इसका मतलब हो गया कि तालवाद उच्चारण स्थान जिन वर्णों का समान होगा, ये एक अर्थ होगा। दूसरा क्या कहा, समानता और किसकी होनी चाहिए, प्रयत्न की। तो यहाँ प्रयत्न शब्द से हमारा आभ्यंतर प्रयत्न विवक्षित है। तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो तत्तद उच्चारण स्थान में कुछ यत्न होता है। यत्न का मतलब हो गया कि ऐसी प्रतिक्रिया जिसके द्वारा वर्ण अपने स्वरूप में आता है, ऐसी प्रतिक्रिया जिसके द्वारा उच्चारण स्थान में कुछ विकृतियां आती है। तो इस तरह से वर्ण के उच्चारण में यत्न होता है।
और वो यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है आभ्यंतर और एक का नाम है बाह्य। तो यहाँ प्रयत्न शब्द से हम आभ्यंतर प्रयत्न लेते हैं। कहते हैं ऐसा अर्थ क्यों लेते हैं? क्योंकि यदि हमें दोनों प्रकार के यत्न अभिष्ट होते तो केवल सूत्र बना देता तुल्यास्य यत्नम सवर्णम। तो यत्न मात्र न कह करके प्र शब्द का प्रयोग हमने यहाँ किया है। तो प्र शब्द के बलात् यहाँ पर में प्रकृष्ट जो यत्न होगा वही यत्न लेंगे, और प्रकृष्ट जो यत्न है वो है आभ्यंतर प्रयत्न। तो प्रयत्न शब्द में प्र शब्द के बल पर प्रकृष्ट यत्न हमारा अभिप्रेत है, और वो प्रकृष्ट यत्न जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न है। तो कहते हैं प्रकृष्ट यत्न आभ्यंतर है, इसमें प्रकृष्टत्व क्या है, प्रकर्ष उसका क्या है, क्या उसमें विशेष बात है? तो कहते हैं कि प्रकर्षत्व ये है कि वर्णोत्पत्त्यव्यवहित प्राक्षण भावित्वम, मने वर्ण की उत्पत्ति से पहले, वर्ण की उत्पत्ति से पहले ये यत्न होता है। तो वर्णोत्पत्त्यव्यवहित प्राक्कालिकत्व रूप जो है वह यत्न आभ्यंतर है। अर्थात जो यत्न वर्णोच्चारण से अव्यवहित पूर्व में होता है वह यत्न है। अर्थात इसको सारांश में समझें तो जिस यत्न के द्वारा वर्ण अपने स्वरूप में आता है वो यत्न आभ्यंतर होता है, और वर्ण के स्वरूप में आने पर उसी उच्चारण स्थान में वर्ण के प्रकाशित होने के लिए जो उच्चारण स्थान में तत्तद विकार उत्पन्न होता है, कहीं उच्चारण स्थान का विवार होना, खुलना, संकुचित होना, तो ये सब जो प्रयत्न होते हैं ये प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो गल विवरण अविवरादि का जो विकास होता है जिस यत्न से, वो यत्न तो होता है बाह्य, और उस वर्ण की उत्पत्ति से पहले जो होने वाला यत्न है उस यत्न को हम कहते हैं आभ्यंतर। तो यदि आभ्यंतर यत्न नहीं होगा तो फिर वर्ण उच्चारण स्थान में वर्ण की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। अतः यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न मुख्य प्रयत्न होता है, उसका यह प्रकृष्टत्व है। इसीलिए वह जो प्रकृष्टत्व रूप आभ्यंतर प्रयत्न है वो यहाँ पर अभिप्रेत है। तो इस तरह प्रयत्न पद से यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न लिया जाता है, जिससे अब इस सूत्र का अर्थ हो गया कि तालवाद उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके एक हों उसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अवगतम? तो इस तरह सूत्र के द्वारा जो प्राप्त अर्थ है कि तालु आदि उच्चारण स्थान जिसके एक हों और आभ्यंतर प्रयत्न जिसके एक हों, अर्थात जिन वर्णों के साथ उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो, ऐसे वर्णों की परस्पर वर्ण संज्ञा होती है। कोई कोई यहाँ ये भी कह देता है कि पहला उच्चारण स्थान तो तालु है, वो कंठ है, तो सूत्र की वृत्ति में ये लिखना चाहिए कंठादि स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयम्, ये न कह करके तालु आदि कहा। तो उसके लिए कहते हैं कोई बात नहीं, तालोह आदौ यस्य, इस प्रकार का यदि हम विग्रह कर लेंगे तो कंठ भी पकड़ में आ जाएगा। तो वह कंठादि का बोध भी हो ही रहा है, और कंठ प्रायः सामान्यन उच्चारण स्थान का स्थान है, इसीलिए कंठ का भी ग्रहण और तालु आदि का
ग्रहण करने के लिए यहाँ यदि तालु का उच्चारण कर देते हैं तब भी कोई क्षति नहीं है। तो इसलिए ये सूत्र का अर्थ निकला। अब प्रौढ़ मनोरमा में कुछ चीज़ें ये बता रहे हैं कि इस सूत्र में आपने कहा कि तालवाद उच्चारण स्थान जिसके एक हो और प्रयत्न जिसके एक हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो कहते हैं कि इसमें जो आपने कहा कि तालु आदि उच्चारण स्थान जिसके एक हो, तो इसमें केवल ये कह देते प्रयत्न जिसके एक हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है, तुल्यास्य ग्रहणम किमर्थम। मैंने ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि उच्चारण स्थान भी एक होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात यह है कि यदि तुल्यास्य ग्रहण नहीं करेंगे तो इस सूत्र का अर्थ केवल इतना होगा कि आभ्यंतर प्रयत्न जिसके एक होंगे उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रयोग बनता है जैसे तर्पता। तो तर्पता प्रयोग में त र प त आ ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान में क्या है, पकार और तकार इन दोनों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। पकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तकार का उच्चारण स्थान दंत, तो उच्चारण स्थान भिन्न है। और प्रयत्न जब देखते हैं स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये पकार और तकार चूँकि स्पर्श वर्ण है, कादयो मावसाना स्पर्शाः, तो स्पर्श वर्ण होने के कारण आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का एक है। तो अभी स्थिति क्या है कि जब हम कहते हैं कि भाई उच्चारण स्थान भी मिलना चाहिए और प्रयत्न भी मिलना चाहिए तभी सवर्ण संज्ञा होगी। यदि हम सूत्र में तुल्यास्य ग्रहण नहीं करेंगे तो केवल प्रयत्न के समान होने पर सवर्ण संज्ञा होने लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पकार और तकार की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी क्योंकि दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक है। ऐसी स्थिति में एक सूत्र आता है झरोझरी सवर्णे। झरोझरी सवर्णे सूत्र कहता है झर के बाद यदि झर वर्ण का सवर्णी झर वर्ण हो तो लोप होता है पूर्व का। तो ऐसी स्थिति में पकार के परे जो तकार है वो झर प्रत्याहार में आता है। तो ऐसी स्थिति में इसके पकार का जो है वो लोप होने लग जाएगा। तो पकारस्य तकारे परे झरोझरी इति लोपः। तो झरोझरी सवर्णे से जब पकार का लोप हो जाएगा तो तर्पता ये प्रयोग नहीं बनेगा। अतः तर्पता इत्यादि प्रयोग की सिद्धि के लिए हमें उच्चारण स्थान का भी साम्य होना अपेक्षित है, जिससे इष्ट जो रूप है वो हमारा बन सके। अतः तुल्यास्य ग्रहण करना पड़ेगा। अब जब आपने तुल्यास्य ग्रहण कर दिया तो केवल प्रयत्न मात्र के साम्य होने से उसकी सवर्ण संज्ञा तो होगी नहीं, उच्चारण स्थान भी मिलना चाहिए। तो चूँकि दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न है इसीलिए उच्चारण स्थान भिन्न होने के कारण सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। अवगतम। यदि च हम आतुल्यास्य ग्रहण नहीं करते तो केवल उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी केवल प्रयत्न मात्र के समान होने के कारण यहाँ सवर्ण संज्ञा होने लग जाती। सवर्ण संज्ञा होने लग जाती तो फिर पकार का लोप हो जाएगा, तर्पता इत्यादि प्रयोग की असिद्धि होगी, वह न हो। इसीलिए सूत्र में तुल्यास्य ग्रहण करना जरूरी है। अवगतम। कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको उच्चारण स्थान अर्थात तुल्यास्य ग्रहण करना आवश्यक है तो केवल इतना ही कह दीजिए कि तुल्यास्य जिसके एक हों उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। प्रयत्न ग्रहण मत कीजिए। प्रयत्न ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? तो ऐसी स्थिति में कहते हैं नहीं, प्रयत्न ग्रहण करना भी आवश्यक है। यदि प्रयत्न ग्रहण नहीं करेंगे
तो सीधे सीधे यही अर्थ होगा कि जिसका उच्चारण स्थान एक हो आपस में उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो ऐसी स्थिति में वाकश्चोतति, वाकश्चोतति यहाँ पर में शकार और चकार है। शकार और चकार का उच्चारण स्थान एक है। इचु ईशानाम तालु, तो श और च की सवर्ण संज्ञा उच्चारण स्थान एक हो जाने से हो जाएगी। अभी हम सूत्र में प्रयत्न ग्रहण कहते हैं, तो प्रयत्न ग्रहण भी प्रयत्न ग्रहण करने के कारण प्रयत्न का भी मिलना समान होना आवश्यक है। प्रयत्न ग्रहण नहीं करेंगे तो चाहे प्रयत्न समान हो या असमान हो, केवल उच्चारण स्थान साम्य होने से सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो शकार चकार में स्थिति क्या है कि शकार जो है विवृतम स्वरानाम उष्मानाम च, और चकार जो है स्पृष्ट है। तो अभी प्रयत्न भेद है, तो प्रयत्न भेद होने से सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। लेकिन यदि प्रयत्न ग्रहण नहीं करेंगे, केवल उच्चारण स्थान के समान होने से ही सवर्ण संज्ञा मान लेंगे, तो यहाँ सवर्ण संज्ञा होने लग जाएगी। तो वही स्थिति यहाँ भी होगी कि सकार और चकार जो है इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होने से फिर वही झरोझरी सवर्णे, इस सूत्र से यहाँ चकार परे रहने पर शकार का लोप होने लग जाएगा। तो इसलिए वाकश्चोतति इत्यादि प्रयोग में शकार का लोप न हो जाए, इसीलिए प्रयत्न ग्रहण करना भी आवश्यक है। तो इत्थम, ये तो वाकश्चोतति इत्यादि एक उदाहरण दिया। ऐसे जितने भी कोई उदाहरण हैं उन सभी शब्दों की सिद्धि हो, इसके लिए प्रयत्न का ग्रहण करना भी जरूरी है। इस तरह जिन वर्णों के उच्चारण स्थान भी साम्य हो, समान हो, प्रयत्न भी आभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा करने के लिए सूत्र में तुल्याश्य ग्रहण भी करना पड़ेगा और प्रयत्न ग्रहण भी करना पड़ेगा। अवगतम? इसी बात को ध्यान में रख करके भाई व्याकरण में वर्णों का, जिस वर्ण का जिसके साथ में उच्चारण स्थान मिलता है, आभ्यंतर प्रयत्न मिलता है, उन वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। और सवर्ण संज्ञा हो जाने से वो वर्ण समान माने जाते हैं, और समान संज्ञा मान होने के कारण तत्तद सूत्र के द्वारा, अनुदित इत्यादि सूत्र के द्वारा एक वर्ण से सवर्णी अन्य वर्णों का भी ग्रहण हो जाता है। अवगतम? अब इस तरह से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र की सामान्य रूप से प्रौढ़ मनोरमा में चर्चा की गई है। अब यहाँ चूँकि उच्चारण स्थान जिसका एक हो उसकी सवर्ण संज्ञा की गई है, तो सिद्धांत कौमुदी में सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया है। यहाँ उसी उच्चारण स्थान के प्रसंग में एक प्रसंग आता है जिसके विषय में कुछ चर्चा अपेक्षित होती है। तो उस प्रसंग को लेकर के कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान बताते समय में आपने कहा यमंगन नानाम नासिका च, यमंगनम जो वर्ण है उसका नासिका उच्चारण स्थान है, और च पद से यहाँ तत्तद वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी उच्चारण स्थान लिया जाता है। अर्थात यों जो है ये चूँकि चवर्ग का वर्ण है, इसीलिए नासिका च, इसमें च के बल पर इचुएशानाम तालु, इस सूत्र से तालु भी उच्चारण स्थान होगा और नासिका भी होगा। इसी तरह प्रायः सभी वर्णों के स्थान में जिसका उच्चारण स्थान अपने वर्ग का जो है वो भी होगा और नासिका भी होगा। तो चकार पद से स्वस्व वर्गानुकूल जो तालु आदि उच्चारण स्थान है उसका ग्रहण यहाँ होता है। अब यहाँ कुछ एक दो बातें विशेष रूप से प्रश्न के रूप में संभावित होने के कारण जानना अपेक्षित है।
तो कहते हैं कि ये आप एक बताइए कि आपने कहा कि मुख तालवादि उच्चारण स्थान, तो कंठ के मध्य में ये जो नासिका है इसका उच्चारण स्थान कैसे माना जाता है? भाई आपने कहा ओष्ठात् प्रभृति काकल पर्यंतम स्थानम मुखम, ओठ से लेकर के काकल पर्यंत का जो स्थान है उसको हम मुख कहते हैं, और आस्य पद से मुख में होने वाला ये उच्चारण स्थान लेते हैं। तो यहाँ मुख जो है उसी के बीच में, कंठ आदि के बीच में आपने उच्चारण स्थान नासिका को बताया। तो ऐसी स्थिति में ये उच्चारण स्थान नासिका कंठ आदि के बीच में कैसे आता है? तो इस बात को सिद्ध करने के लिए कि नहीं ये भी उच्चारण स्थान है, कुछ लोगों का ये कहना था यहाँ कि ये उच्चारण स्थान नहीं है, क्योंकि उच्चारण स्थान जो है ये नासिका का नहीं है, अपितु नासिका केवल करण है, साधन है, माध्यम है। तो यहाँ कुछ लोगों का नासिका को उच्चारण स्थान नहीं मान करके करण के रूप में प्रयोग किया गया है, उस बात को खंडन करते हुए नासिका को भी उच्चारण स्थान के रूप में सिद्ध किया गया है। तो इसमें पूर्व पक्ष का क्या कहना था वो थोड़ी बातें जाननी है। कुछ लोगों का कहना है कि पाणिनि का शिक्षा वचन है अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थान विष्यते। भाई अनुस्वार और यम वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान नासिका कहा गया है। तो नासिका कहा गया है, तो इस शिक्षा वचन के आधार पर जो अनुस्वार वर्ण है, जो यम वर्ण है, उसी का उच्चारण स्थान नाक बताया गया है। और आप यहाँ यमगणनम वर्ण को पढ़ करके कहते हैं कि इसका उच्चारण स्थान नासिका है। ये इसका उच्चारण स्थान नासिका नहीं है, बल्कि इसके उच्चारण का साधन करण है नासिका। तो इसीलिए नासिका यमगण वर्ण का उच्चारण स्थान न हो करके क्या है, नासिका साधन मात्र है इन यमगणनम वर्ण के उच्चारण में। इसीलिए कहते हैं कि यदि मान लीजिए इसका आप उच्चारण स्थान मान लेंगे, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि मान लीजिए इसका आप उच्चारण स्थान मान लेंगे तो ककार और ngकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ककार का मात्र उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, और ngकार का उच्चारण स्थान दो हो जाएंगे। तो उच्चारण स्थान ngकार का कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। तो कंठ की अपेक्षा ngकार का उच्चारण स्थान अधिक हो गया। तो उच्चारण स्थान समान होने के लिए दो बातें आती है। एक तो यावत स्थान साम्य, यावत स्थान साम्य, और यत् किंचित स्थान साम्य। यावत स्थान साम्य का मतलब होता है कि दोनों का समान वर्ण, समान उच्चारण स्थान होना, किसी का भी अधिक नहीं होना। तो यावत स्थान साम्य के पक्ष में ककार ngकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इसका यावत स्थान साम्य दोनों को का नहीं है, ngकार का उच्चारण स्थान अधिक है। इसीलिए यावत भवतुल्यत्व जो है ये पक्ष स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि हम यत् किंचित स्थान साम्य लेते हैं, तो यत् किंचित स्थान साम्य यदि लेते हैं
तो यमंगननम में भी इसकी भी परस्पर सवर्ण संज्ञा होने लग जाएगी, यमंगननम, क्योंकि य का भी उच्चारण स्थान नासिका है, अंग का भी उच्चारण स्थान नासिका है। तो ये भले ही उच्चारण स्थान में दोनों में एक एक वर्ण अधिक है, लेकिन नासिका जो यत्किंचित साम्य है, ये साम्य तो है ही। तो ऐसी स्थिति में यदि यत्किंचित साम्य हम उच्चारण स्थान लेते हैं तो यमगणनम की भी परस्पर सवर्ण संज्ञा होने लग जाएगी। यदि हम यावत स्थान साम्य लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ककार गकार की सवर्ण संज्ञा होने लग जाएगी। इसीलिए यकार आदि का नासिका उच्चारण स्थान नहीं है, अपितु ये करण मात्र है। इन वर्णों के उच्चारण में केवल साधन के रूप में नासिका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए नासिका इन वर्णों के उच्चारण स्थान का साधन है, न कि उच्चारण स्थान है। ये बातें पूर्व पक्षी के रूप में कहा गया। किंतु कहते हैं कि देखिए, आप जो इस ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, इस व्याख्या के आधार पर जितने भी उच्चारण स्थान हैं सभी करण ही होंगे, क्योंकि अस्यन्ति प्रकाशन्ते वर्णाः अनेन, इस विग्रह के आधार पर आप जब उच्चारण स्थान लेते हो तो जिनके द्वारा वर्ण बाहर प्रकाशित होता है वो उच्चारण स्थान है। तो इस अर्थ में सभी उच्चारण स्थान करण ही होंगे। तो इस तरह से अस्यन्ति उच्चार्यन्ते प्रकाशन्ते वर्णाः अनेन, इस विग्रह के आधार पर कंठ आदि स्थान जो है वो भी करण ही है। तो फिर जब करण ही है तो फिर इन सब को उच्चारण स्थान के रूप में कैसे व्यवहार किया गया? इसीलिए यहाँ जैसे उच्चारण स्थान का व्यवहार है कंठ आदि का, उसी तरह से करण होने पर भी इसका उच्चारण स्थान मानना चाहिए, क्योंकि हम उच्चारण स्थान सीधे इस रूप में लेते हैं कि जहाँ से वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। तो कंठ आदि के द्वारा वर्णों की अभिव्यक्ति होती है तो कंठ भी उच्चारण स्थान है। नासिका के द्वारा वर्णों की अभिव्यक्ति होगी तो हम उसको भी उच्चारण स्थान कहेंगे। तो यह जो वर्ण जनक वायु का संयोग है वह जहाँ जहाँ से भी टकरा करके वर्ण प्रकाशित होता है वो सभी उच्चारण स्थान होंगे और वही वर्णों का आधार होगा। तो कंठादि में जैसे उच्चारण स्थान का व्यवहार होता है उसी तरह से नासिका में भी उच्चारण स्थान का व्यवहार है ही। अतः जैसे नासिका उच्चारण स्थान है और वो कंठ उच्चारण स्थान है, उसी तरह से नासिका भी उच्चारण स्थान है। इसीलिए ये कहना कि ये केवल करण मात्र है, यह पूर्व पक्ष का कहना ठीक नहीं है। इत्थम इन सारी तथ्यों को ध्यान में रख करके नासिका को भी उच्चारण स्थान माना गया, कंठादि भी उच्चारण स्थान ही है। अतः तालु आदि उच्चारण स्थान कंठ के बीच में नासिका को भी उच्चारण स्थान के रूप में व्यवहार किया गया है और इसी को ध्यान में रख करके नासिका का भी ग्रहण करके सूत्र की वृत्ति में लिखते हैं ताल्वादि स्थान माभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान ये और प्रयत्न जिनके एक हो उसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अवगतम? तस्मात् ऐसी स्थिति में यहाँ हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान में कोई दिक्कत नहीं है। अवगतम? कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के बारे में जो चर्चा थी उसको हमने किया। अब फिर आगे के प्रसंग में हम चर्चा करेंगे अगले सूत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।